This program is brought to you by Lucky Cement, तामीर से ताबीर तक। This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे रिजल्ट सीजन पे। आज कल बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, उस पर हम आज थोड़ी सी फोकस करेंगे। कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में आज आपको हम बताएंगे जिनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं, जिनका नाम आमतौर से आप नहीं सुनते, मगर ये मार्केट के बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सिर्फ आप बड़े बड़े कंपनीज़ को ना देखें, छोटी छोटी कंपनीज़ को भी देखें तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आएंगी। हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी शामिल होंगे शो में लेटर ऑन, लेकिन आइए मैं आपको कुछ रिजल्ट्स बताता हूं जो आज अनाउंस हुए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं। अटक पेट्रोलियम ने 3 बिलियन का प्रॉफिट किया, 3.14 बिलियन, और उसकी अर्निंग पर शेयर 9 महीने की जो आई है वो 45.54 रुपीज़ है। यानी कि हर वो आदमी जिसके पास अटक पेट्रोलियम का शेयर है उसको 45.54 9 महीने में वो उस कंपनी से वो कमा चुका है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान ऑयल फील्ड को देखें, थर्ड क्वार्टर रिजल्ट 9.3 बिलियन का प्रॉफिट, 39.44 पैसा का उसमें प्रॉफिट आया है, अर्निंग पर शेयर आया है। बाटा के फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट जो आए हैं वो है 172 मिलियन का प्रॉफिट और उस पर 22.8 पैसा का जो है ना अर्निंग पर शेयर आया। ये इसी तरह अगर आप देखें कि अटक सीमेंट ने कोई 878 मिलियन कमाया 9 महीने में और उसकी जो अर्निंग पर शेयर है 10.414 है। नाज़रीन, ये जो अर्निंग पर शेयर होती है आप लोगों को इसी पे नज़र रखनी चाहिए और सब बातें जो हैं वो इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होती। अर्निंग जब हो जाती है तो आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि वो अर्निंग आपको डिविडेंड की सूरत में मिलती है या नहीं। जब वो डिविडेंड की सूरत में नहीं मिलती तो वो जो है ना एक्यूमुलेट हो जाती है प्रॉफिट, यानी उसके किटी में आ जाता है। ख़ास तौर से अगर कंपनी एक्सपेंड कर रही है तो वो कोशिश करती है कि जो प्रॉफिट आए हैं उनको वो रिटेन कर ले और उससे मज़ीद एक्सपेंशन करे। आप लोग उससे क्या होता है कि आपके शेयर की अप्रिसिएशन होती है। जब डिविडेंड दिया जाता है तो उतनी ही जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ होती है शेयर वैल्यू में वो कम हो जाती है, आउटफ्लो हो जाता है। जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो आइए मैं 2 रिज़ल्ट बताता हूँ। फौजी फर्टिलाइज़र में 30% डिविडेंड यानी 3 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया गया है। 3.8 बिलियन की उसकी प्रॉफिट है जो कि पिछले साल से 6% कम है। फिर भी ये 3 रुपये 5 पैसे का EPS दिखा रहा है। बाइफो इंडस्ट्रीज़ थर्ड क्वार्टर रिजल्ट 22.5% डिविडेंड और 118 मिलियन का प्रॉफिट और 5.94 का EPS आया है। नाज़रीन, ये EPS पे आप लोग नज़र रखें और आप ये देखें कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किए आप उस कंपनी के मालिक हैं। आपको उनके एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में जाना चाहिए, शोर मचाना चाहिए कि ये कंपनी क्यों नहीं अच्छा काम कर रही है। कोई अगर आपसे कहे कि जी आपके पास थोड़े शेयर है तो इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करें। मैं हांगकॉन्ग शंघाई बैंक में जब काम करता था तो 5-6 शेयर ख़रीद के लड़के, यंग लड़के आ जाते थे हमारे एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में और एक हंगामा कर देते थे। 10-12 लड़के होते थे, उनके पास बड़े बड़े बैनर्स होते थे। अब वो हमें कहते थे कि भाई तुम ये फलाना जो इन्वायरमेंट को तबाह करने वाला प्रोजेक्ट है उस पर तुमने लैंडिंग क्यों की, इसको रोको, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वहाँ कुछ नहीं पता चलता कि किसके पास 1 लाख शेयर है, 10 करोड़ शेयर है या 5 शेयर है। योर एज ए शेयर होल्डर आप बिल्कुल बराबर हैं। आपके पास 1 शेयर है तब भी आपकी हक बनता है कि आप उनके अंदर जनरल बॉडी मीटिंग में जाएँ और कहें कि जी ये कंपनी ठीक से नहीं चल रही है, मुझे चलाने दो, मैं चला के देता हूँ इससे बेहतर। तो आप अपनी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट पर भरोसा रखें और उसकी अर्निंग पर नज़र रखें। अर्निंग आपको पसंद ना आए तो जाके उनके एनुअल जनरल बॉडी में आप शोर बचाएँ। आइए नाज़रीन, हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है नूर अली बरकत अली साहब ने, जो हेड ऑफ रिसर्च है BMA कैपिटल। कैसे हैं साहब? बस जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, टेकिंग आउट योर टाइम इन दिस बिजी आवर। थैंक यू। द मार्केट इज डूइंग वेल। थैंक यू। आज भी मार्केट अच्छी चल रही है जी, तकरीबन 100 पॉइंट्स प्लस 100 पॉइंट प्लस है। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट के कल रात को कुछ पट्टी चली कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ दिस SRO ड्यूरिंग दिस मंथ बिकॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इज आउट। देखिए SRO जो प्रेजेंट SRO तो बेसिकली FBR को इशू करना है। बात हो रही थी ऑर्डिनेंस की,
ऑर्डिनेंस की जो समरी है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जानी है एंड देन फिर सिग्नेचर होना है प्रेसिडेंट साहब का। एज यस वी ऑल नो के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो इस वक्त अमेरिका में हैं और वहाँ पर कुछ नेगोशिएशंस चल रही हैं, देन फिर कुछ प्रोग्राम्स भी हैं वर्ल्ड बैंक के जिसको और IMF के जिसको जहाँ पे उन्होंने अपना एड्रेस देना है। तो आई थिंक इसमें कोई बहुत वो चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है, नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। एक जो मेजर चीज़ है हमें जो इसमें फोकस करना चाहिए कि ये जो डिसीजन आया है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही आया है, सिर्फ इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ऊपर नीचे है। हो सकता है कि इसके अंदर ये भी हो कि शायद FBR के अपने कुछ एप्रीहेंशन हो किसी चीज़ों की किसी प्रोसेस के हवाले से और वो उस पर वर्किंग चल भी रही हो जो कि पिछले दिनों चल भी रही थी। तो आई थिंक जितनी सीरियसनेस के साथ कराची स्टॉक एक्सचेंज, SECP एंड FBR एंड ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने काम किया है, इतना इससे बैकआउट तो खैर पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बस थोड़ा डिले है और आई थिंक डिले का हमें आदत हो जानी चाहिए बीइंग हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिले दिखाई मार्केट ने, कोई इतना कोई नेगेटिव एकदम से वो नहीं आया कि भाई पहले को क्यों नहीं आया। आमतौर से लोग ये कहते हैं कि यार ये धोखा हो गया, ऐसा क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। आई थिंक ये चीज़ें पहले से ही इंफॉर्मेशन, हमेशा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंफॉर्मेशन का फ्लो है। 1 अप्रैल को आना था, 1 अप्रैल को फिर जब नहीं पॉसिबिलिटी थी, मजलिस शूरा सेशन थी तो वो पहले से लोगों को पता था। तो जब आपको पहले से चीज़ें पता हैं तो फिर जाहिर बात है उस चीज़ का पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। सही कह रहे हैं आप। नोई साहब, आप यहाँ से पहले मैं कुछ रिजल्ट्स बता रहा था कि रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। सीमेंट के तो हमने देखा कि माशाल्लाह DGK का आया कि 11 टाइम्स मोर, यानी 100। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि लकी वगैरह भी अच्छा कर रहे हैं। सीमेंट के जो छोटे प्लांट्स जो कि अंडर कैपेसिटी काम कर रहे थे, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ना होने की वजह से कम्पीट नहीं कर पा, उनके अंदर भी हमने देखा कि कुछ मूवमेंट्स आई। बैंकिंग सेक्टर हैज़ डन वेरी वेरी वेल, 7%, 7.5%, 7.7% का मार्जिन आज भी शो कर रहे हैं। तो डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव थिंग्स वी हियर, द इकोनॉमी सीम्स टू बी डूइंग क्वाइट वेल। एक मैं एक छोटा सी कंपनी का आपको जिक्र करूं, अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे, मैं अपने कोलीग से बात कर रहा था कि वन शुड गो एंड बाय दिस काइंड ऑफ शेयर्स। एक रिजल्ट आया पार्क जेम एंड केमिकल। इस कंपनी को इसलिए तो जानता हूं कि मैं बबल गम बनाता था एक ज़माने में, यूज्ड टू बाय थिंग्स ऑन फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट 81.37, छोटी कंपनी है का इसका प्रॉफिट है। 19.15 इसकी जो है ना अर्निंग पर शेयर आई है। इसका शेयर जब 100 रुपये का है। दिस काइंड ऑफ जेम्स आर हाइडिंग अराउंड, पीपल शुड आल्सो लुक एट देम, नॉट ओनली द बिग वंस। इस तरह की कंपनीज के अंदर डेफिनेटली पोटेंशियल है, क्योंकि एक तरह से अगर देखें तो ये जो कंपनीज मार्केट का वो सेगमेंट टैप कर रही होती हैं, जो इकोनॉमी का वो सेगमेंट टैप कर रही होती हैं जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है। एग्जैक्टली। तो अगर बबल गम की जितनी कंपनीज हैं वो ज्यादातर डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, लेकिन उनको ये भेजते हैं। एग्जैक्टली। तो अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि ये एक इन्वेस्टर जब अपनी कंसिडरेशन बनाता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस तरह की कंपनीज में, तो वो ये देखता है कि क्या इस कंपनी का फ्लोट अवेलेबल है, क्या अगर उसे कभी एग्जिट लेना है तो वो पॉसिबल होगा। और ये चीज़ जब हम नहीं देखते हैं बाज़ छोटी कंपनीज में, तो फिर इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन जो है वो रिलेटिवली कम हो जाता है। बट डेफिनेटली कंपनीज अच्छी हैं, अगर पे आउट्स वगैरह अच्छे हैं, किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, पार्टनर इन दिस कंपनी, एब्सोल्युटली, उसको क्या फिक्र है। बिल्कुल। अगर कोई ये नजर रखे कि वो उसका प्रोडक्ट ऐसा है जो बिकता है, इनफॉर्मल सेक्टर में बिकता है या कहीं भी बिकता है, डजंट मैटर। बबल गम आपको पता है अफ्रीका बहुत बड़े तादाद में पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, डेफिनेटली, बिकॉज वी कम्पीट विद अमेरिकन कंपनीज इन अ वेरी कंफर्टेबल मैनर। बिल्कुल, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आप लेके छोड़ दीजिए। आप जब जमीन खरीदते हो क्या रोज बेचने का सोचते हो उसको, आप पता नहीं करते कि रेट क्या है, चल रहा है। इन्फ्लेशन है तो हर चीज़ की कीमत, अगर खास तौर से उसके पास फिजिकल एसेट्स भी हैं, कंपनी छोटी सी कंपनी सही, 600 गज के अंदर ही वो प्लांट लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक डिफेंस में लगा है तो फिर उसकी ये कोरंगी में भी लगाया था, बड़ी अच्छी वैल्यू है, साइड पे लगा उसकी भी बड़ी वैल्यू है। प्रॉपर्टी की वैल्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन वो बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अलावा भी आपको कुछ हिडन आपको वहाँ पे, हाँ, बट उसके अंदर साइकोलॉजी फिर आपकी ये होनी चाहिए कि यू आर बिकमिंग अ पार्टनर एंड यू आर लुकिंग नॉट फॉर अ ईयर बट डेफिनेटली फॉर 5 to 7 years, 10 years। एग्जैक्टली, इस तरह की कंपनीज। अच्छा, how would you comment on result of say Attic Petroleum and POL?
आई थिंक 19% POL के रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट है, 14% अटक पेट्रोलियम के हैं। आई थिंक ये वो कंपनीज हैं जो कि इस वक्त अगर हम देखें तो सर्कुलर डेट से रिलेटिवली इम्यून भी हैं, एंड इन दैट सेंस आई थिंक इन कंपनीज के अंदर अभी फर्दर पोटेंशियल भी है। और जिस तरह से ये कंपनीज मैनेज हो रही हैं, छोटा फ्लोट है रिलेटिवली, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से देखें तो इन कंपनीज के अंदर गोइंग फॉरवर्ड हमें फर्दर रूम दिखता है, क्योंकि इनकी सारी की सारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है एज फार एज POL इज कंसर्न वो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ कनेक्टेड है। अगर हम अपनी बात करें फ्रॉम अ BA में रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमने जो इनकी फेयर वैल्यू जो अराइव की है 470 अराउंड की, उसके अंदर हमने 100 बैरल्स पर हमने $100 पर बैरल का हिसाब लगाया, जबकि एट दिस पॉइंट टाइम जो अरब लाइट चल रहा है वो 120 डॉलर्स पर बैरल चल रहा है। तो वो एक फर्दर इसके अंदर अपसाइड रूम भी रखता है कि अगर जब जैसे जैसे ये अर्निंग्स आती जाती हैं और रिवैल्यूएशन होती है तो इसके अंदर अर्निंग्स के अंदर फर्दर अपसाइड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ POL के बारे में या EPL के बारे में, ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी अच्छा हैफ्टी देते हैं। आई थिंक जो इस वक्त हमारी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट POL, उस पर तकरीबन ये 12-13% का डिविडेंड यील्ड देता है, विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली गुड स्टॉक। अच्छा, तो आज एक जो मिनिस्ट्री सिंध SNGP यानी जो स्वी साउदर्न में ने एक थोड़ी सी नेगेटिव बात कही है कि पावर सेक्टर को हम ज़्यादा गैस दें और फर्टिलाइज़र को कम कर दें। आज ही फर्टिलाइज़र FFC का रिज़ल्ट भी आया, विच इज़ लिटिल बिट लेस देन प्रीवियस ईयर, 6% का डिक्लाइन उसमें है। और अगर ये बात इनकी चलती है कि जी सिंध के जो या लोअर एरिया के जो है इनको गैस कम कर दिया जाए एज पार्ट ऑफ द गैस मैनेजमेंट, तो ख़ासतौर से एंग्रो का जो प्लांट लगा था बड़ा, तो ये तो फर्टिलाइजर सेक्टर पे बड़ा बुरा असर। आई थिंक इसके अंदर एक चीज़ हम थोड़ी सी सेग्रीगेट कर लें पहले। जहाँ तक बात है FFC और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, जहाँ 6% आपने अभी बताया डिक्लाइन आया, इसका मेजर रीज़न वो ये है कि जो इंपोर्टेड यूरिया आपके पास मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, एट अ लोअर प्राइस अवेलेबल था, तो इस वजह से इनकी जो सेल्स ऑफ टेक है वो रिलेटिवली कम है। अगर हम इसी के साथ दूसरे फर्टिलाइजर प्लांट्स की भी बात करें तो उनकी जो हमने देखा है सेल्स ऑफ टेक के अंदर वो काफी मैसिव डिक्लाइन है। तो ये एक क्वार्टरली सिनेरियो है, क्योंकि आपके पास सस्ता इंपोर्टेड यूरिया अवेलेबल था। गोइंग फॉरवर्ड हम नहीं समझते कि सेकंड क्वार्टर के अंदर इस तरह के इशूज होंगे एंड ऑफ टेक्स फिर इवेंचुअली इंक्रीज करेगी। तो जो हमारे पास इस वक्त जो इन्वेंट्री के अंदर यूरिया होगा वही जाके आगे सेल होगा मार्केट के। सब ये इम्पोर्टेड सस्ता क्यों है और लोकल महंगा क्यों है, हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं रिजल्ट सीजन पे और हमारे साथ मौजूद हैं बरकत अली साहब, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है BMA कैपिटल के, नूर अली बरकत अली। नूर साहब, हम जाते जाते बात कर रहे थे कि फर्टिलाइज़र कंपनी को जो है गवर्नमेंट दे नहीं पा रही गैस, इस वजह से इंपोर्ट हो रहा है, और आपने कहा कि बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट्स विच आर चीपर फर्टिलाइजर कंपनीज ने इतनी ऑफ टेक नहीं दिखाई FFC के रिजल्ट हवाले से आपने बात की, जरा सा एक्सप्लेन करें। थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी कर दूं कि जो इस वक्त इंपोर्टेड यूरिया है वो महंगा है, नंबर 1। अच्छा, बट ये कि गवर्नमेंट ने डिमांड को देखते हुए उसको ज़्यादा इंपोर्ट किया था, क्योंकि लोकली गैस की जो अवेलेबिलिटी नहीं थी उसकी वजह से लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। तकरीबन जो इस वक्त इंपोर्टेड यूरिया आता है हमारे पास वो 2400 से 2500 रुपये पर बैग पे आता है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1600 रुपये पर बैग के ऊपर बेच रही है। अच्छा, ठीक है, तो तकरीबन ये जो ये तकरीबन 700 से 800 रुपए की पर बैग की सब्सिडी है इसके ऊपर। एंड अगर हम लोकल यूरिया की बात करें तो तकरीबन 1800 सवा 1800 के दरमियान में बिक रहा है।
तो वो जो सब्सिडी फैक्टर है जिसकी वजह से एक सस्ती चीज़ मिल रही थी मार्केट के अंदर, जो कि कुछ अर्सा पहले 1300 रुपये मिल रही थी, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो रेट्स हैं वो 1600 रुपये बाद में किए थे, तो उस वजह से बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उन्होंने वही यूरिया प्रेफर किया था, क्योंकि काफ़ी बड़ा डिफरेंशियल था, मार्केट से भी तकरीबन 500 रुपये का डिफरेंशियल था। एंड ये वो रीज़न था जिसकी वजह से जो मार्केट में अवेलेबल यूरिया है वो रिलेटिवली कम बिका था। अच्छा अच्छा, ये वजह हुई तो है यानी कि गैस सिचुएशन गैस हमारे पास सप्लाई मौजूद नहीं थी, इस वजह से इंपोर्टेड यूरिया आया था और उसने फिर ये इम्पैक्ट किया। अच्छा, आज ही की एक और न्यूज़ है कि वो कह रहे हैं कि जो साउदर्न पंजाब के ये फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो 3 लाख टन यूरिया इंपोर्ट होना है वो ना किया जाए, बल्कि उनको मौका दिया जाए कि वो प्रोड्यूस करेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से वो मिले थे और उस पर उनको ओके भी किया गया है ये। अच्छा, उस पर एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि वो कह रहे हैं कि जी हम आपको सस्ता दे सकते हैं कंपेयर टू बाइंग इट फ्रॉम आउटसाइड। थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि जो ये इंपोर्ट हो रहा है, इट इज़ कॉस्टिंग द नेशनल एक्सचेकर अराउंड ₹66,788 per ton, inclusive of GST, as against the urea being offered by domestic fertilizer sector at 35,900 per ton, inclusive of GST. देखें, जो सदर्न पंजाब के अंदर हमारे पास जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके अंदर एक का फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर जो है उनके लिए बेनिफिट ये है कि उनका प्लांट अभी आया है। अच्छा। एंड उस वजह से उनको जो गैस मिलती है वो कंसेशनल बेसिस पे मिलती है एंड कंटिन्यूसली मिलती है फ्रॉम मारी नेटवर्क, जबकि दूसरे जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं उस एरिया के अंदर वो SNGPL के नेटवर्क के अंदर है। तो ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है कि वो रिलेटिव टर्म्स के अंदर सस्ता बेचें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। The most important thing is that के in an ideal case scenario government should honor its commitment and जो हमारे पास लोकल फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं जिनकी गैस की रिक्वायरमेंट है उनको गैस प्रोवाइड की जाए, ताकि हमारे फार्मर्स के पास सस्ता जो यूरिया है वो अवेलेबल हो, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल एक्सचेंजर पे भी इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे ये 3 लाख का जो तकरीबन अभी यूरिया आ रहा है, इस पे गवर्नमेंट को इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी तकरीबन 4.5 से 5.5 बिलियन देने पड़ेंगे रुपए। तो अब अगर ये 4.5 से 5.5 बिलियन आप रुपए सेव कर लें सिर्फ सब्सिडी वाले, एक्सचेंज का तो बात की बात आती है, तो उससे आप कितनी जॉब क्रिएशन कर सकते हैं और कितना ज़्यादा आपकी जो सब्सिडीज़ है वो एलिमिनेट हो जाएंगी और आपका डेफिसिट भी इवेंचुअली, ये छोटे छोटे प्लग्स हैं जो होल्स हैं जो आप फिलअप करेंगे तो काफ़ी आपकी सब्सिडीज़ भी वो हो जाएगी। अच्छा, गैस की लॉन्ग टर्म सप्लाई पे बहुत सारी बातें हुई हैं पिछले दिनों। प्लानिंग कमीशन ने भी कुछ कहा है, SNGP ने जो पहले कहा कि जी अभी फर्टिलाइज़र को ना दो। प्लानिंग कमीशन ने एक बात रिकमेंड की है, वो ये है कि हमें ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक MMFG गैस लेना चाहिए एंड 500 MMCF लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लाके उसको नेटवर्क में डालना चाहिए। ये ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3-4 इयर्स की प्रपोजल है। इस रिपोर्ट में एक और बात उन्होंने कही है कि जो अभी हम 360 बिलियन का जो हम पावर सेक्टर को सब्सिडी देते हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 7,100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रीजनल कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाए। आई थिंक उनका इंडिया की तरफ भी इशारा है और ईरान की तरफ भी। अच्छा, इसी सिलसिले में एक और ख़बर जो है वो ये है कि गवर्नमेंट इज़ रीनिगोशिएटिंग द प्राइस ऑफ गैस फ्रॉम ईरान, क्योंकि जो तुर्कमेनिस्तान से गैस आने वाला है वो अपने रेट्स कुछ कम कर रहे हैं। रिपोर्ट ये है कि पहले शायद जो इंटरनेशनल प्राइस से वो 55% लेस पे देते थे, अब वो 45% लेस पे देंगे, वो चीपर हो जाएगा, ईरान का महंगा हो जाएगा। इसके बारे में आपको कुछ देखें, इसके अंदर अगर हम देखें प्लानिंग कमीशन से स्टार्ट करते हैं, जहां उन्होंने कहा कि 360 बिलियन की आप जो सब्सिडी दे रहे हैं वो खत्म कर दें। आई थिंक एट दिस पॉइंट टाइम दिस इज नॉट पॉसिबल, ऑल्दो कि ये डिजायरेबल है, क्योंकि 360 बिलियन की सब्सिडी का मतलब ये है कि रफली हम 1.8% ऑफ द GDP सब्सिडी दे रहे हैं। एंड 1.8% अगर हम दूसरे चीज़ों को अगर हम रिसेंटली जो एग्जांपल देखें, जब तकरीबन 391 बिलियन का एक PIB और T-बिल का ऑक्शन हुआ, T-बिल का स्वाप हुआ था, जिसके अंदर पावर सब्सिडीज़ को उन्होंने स्वाप किया था इन दिस,
तो वो 1.9% ऑफ द जीडीपी एक, एंड देन फिर जो हमारे नॉर्मल जो डेफिसिट्स आ रहे हैं वो अपने अलग आ जाते हैं तकरीबन 4.7 4.8%। तो हम ऑलरेडी अपने डेफिसिट साइड पर बहुत ज़्यादा ऊपर साइड पर जा रहे हैं। IMF की भी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके अंदर यही कहा गया है कि हम 6% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट के अंदर होंगे इन 2013। तो आइडियली यस 360 बिलियन की सब्सिडी कम करना वेरी गुड फॉर पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन अगर 360 बिलियन की सब्सिडी आप अगर कम कर देंगे एक साथ, तो फिर जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो कहाँ से आएगा। फिर देखने की बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो किस तरह से होगा, क्योंकि अगर आज हम इंडिया को कह देते हैं कि ठीक है 5,000 आप मेगावाट हमें सप्लाई कर दें, 5,000 है या 500 है? 5,000 है, इंडिया से 5,000 है, जो कि हमारे 15 रुपए पे दे रहे हैं। वो 15 रुपए पे जो बातें हैं अभी, लेकिन वो जाहिर बात है जब फिजिबिलिटी होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब सारी बातें हैं कि इधर आप आईपीपीएस को पैसे दे नहीं रहे हैं, आप इंडिया को कैसे पैसे देंगे। तो आई थिंक एक प्रॉपर प्लान क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से आप तमाम चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे। एट दिस पॉइंट टाइम आपकी रिक्वायरमेंट है, आप चीज़ों को हर तरफ से बैलेंस करके चलें। एक तरफ आप फिलअप करने जाते हैं गैप, आप दूसरी तरफ आउट हो रहे हैं। तो यस एज ए नेशन आपको तमाम, और ये 7,100 का जो फिगर आया है विच लुक्स वेरी गुड, बिकॉज अभी जो शॉर्टफॉल है 6,000 का है, एंड वी शुड 6,500 का अभी हमें प्लान थोड़ा और बल्कि इससे भी ज़्यादा ही प्लान करना चाहिए। बिल्कुल अगर 5,000 इंडिया से आ जाता है एट ए रीजनेबल रेट, स्पेशली पंजाब में अगर अमृतसर वगैरह से ये कोई लाइन आ जाए, ईरान से नहीं 5,000 ईरान से आने की बात हो रही है, 5,000 इंडिया से 1,000 ईरान से, फिर तुर्कमेनिस्तान से भी बातें चल रही। ईरान से जो रेट है क्या है? अगर ईरान से अगर तो आ गया इंडिया का, सॉरी ईरान से जो अभी रिसेंटली हमारी इंपोर्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, वो तकरीबन 8 रुपए पर यूनिट पे, 8 विच इज वेरी, वो जो कि 70 मिलियन मेगावाट आता है फॉर 70 से 100 मेगावाट आता है बलूचिस्तान में आता है। बट द थिंग इज दैट आप जब ईरान से इंपोर्ट करेंगे तो वो जाहिर बात है इतना ज्यादा डिस्टेंस है, तो आप कराची और पंजाब तो ला नहीं जा सकते हैं, जबकि वाघा बॉर्डर से वो आ सकता है, वाघा तक आबादी है इंडिया में, बिल्कुल लाइंस वगैरह मौजूद है, एब्सोल्युटली दैट कैन बी डन फास्टर। एंड जैसे कि फैसलाबाद इस वक्त एनर्जी के लिए तड़प रहा है, बिल्कुल उसको तो महंगा भी मिल जाए तो कहेगा चलो। आप इसका इम्पैक्ट ये देख लें कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है इन यूनिट टर्म्स वो भी कम जा रही हैं। जो पीबीएस का भी जो डाटा रिलीज हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है कि लोग रोडों पे निकल आए हैं। एब्सोल्युटली तो सब यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आते हैं। Program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं आज रिजल्ट्स पे, और रिजल्ट्स पे बात करते करते हमारे साथ दुअली साहब मौजूद हैं फ्रॉम बीएमए। हम चले गए गैस के इशू पे, क्योंकि एफएफसी को फर्टिलाइज़र कंपनी को की सेल कम हुई क्योंकि इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र आया। तो मेरा सवाल ये था कि क्यों इंपोर्ट आया, क्यों हमारी लोकल सेल कम हुई। रोहित साहब ने बड़ी खूबसूरती से ये बताया कि एक्चुअली जो इंपोर्टेड प्राइस है बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर 800 पर उसका सब्सिडी देती है, विच इज़ कॉस्टिंग गवर्नमेंट अ लॉट ऑफ मनी। और अब ये कंपटीशन शुरू हुई है कि इंपोर्ट होना चाहिए या लोकल प्रोड्यूस होना चाहिए। साउदर्न पंजाब के कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज ने कहा कि ये 3 लाख टन को इंपोर्ट ना किया जाए, हम प्रोवाइड करेंगे। इसी पे फिर बात हुई कि व्हाट इज़ द सिचुएशन विद गैस, वाई वी हैव शॉर्टेज, इसके क्या क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो इस पर ये बात आई कि प्लानिंग कमीशन ये कह रहा है कि जी हमें ईरान से भी गैस लेना है और टापी से भी लेना है, और ईरान का जो गैस है इस वक्त महंगा पड़ रहा है टापी के कंपेयर, बिकॉज टापी हैज़ एग्रीड टू रिड्यूस द पैरिटी रेट फ्रॉम 55 to 45% ऑफ इंटरनेशनल प्राइस। तो ईरान से भी रीनिगोशिएशन होगी, और इस पे बात ये हो रही है कि प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि हम ये 750 MMCF जो ईरान से इंपोर्ट कर लेंगे, और 500 MMCF जो है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हम सिस्टम में डाल के ये गैस का जो शॉर्टेज ओवर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसी पे बात हो रही थी कि ईरान और इसकी जो बात हो रही थी कि वाई टापी
विल बिकम चीपर देन ईरान। फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी की भी बात की कि इंडिया हमें आपने कहा कि 15 पे देगा और जबकि ईरान जो है 800 पे 8 पे दे रहा है। मगर उसकी बात ये हो रही थी कि ट्रांसमिशन लाइन्स वुड बी लॉन्गर, ईरान इंडिया के केस में कम होगा। तो अगर हम ग्वादर ऑलरेडी 100 के करीब आ रहा है, उससे उनका गुजारा हो रहा है। अब हम तुर्बत से अगर यहाँ तक हम लाइन लाएंगे तो आपके ख्याल में यहाँ पहुँचते पहुँचते कितने का पड़ जाएगा वो? आई थिंक हमें ये कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि हम जाके बलूचिस्तान जो अभी तक इतना आइसोलेटेड रहा है और इसके ऊपर काफ़ी उनकी ग्रीवेंसेस भी है, तो उसको सॉल्व करते हुए वहाँ के जो नौजवान हैं उनको ज़्यादा बूस्ट देना चाहिए, वहाँ पर इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए और बलूचिस्तान जो है वो उठ के सामने आए, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास वहाँ पर ग्वादर पोर्ट मौजूद है, तो कोई भी अगर हम तुर्बत का जो इलाका है, अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता, मैं जाता रहा हूँ वहाँ पे, अदर देन इंडस रिवर बेसिन सबसे ज़्यादा पानी आपके पास जो है ना वो तुर्बत और पंजगूर के इलाके में है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ों से सारे पानी जमा होता है वहाँ पे। एब्सोल्युटली एक्सलेंट इंडस्ट्रियल बेस बन सकता है, बहुत बड़ा एग्रीकल्चर वहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है, सदियों से हो रहा है। अंडरग्राउंड इनके कैनाल्स हैं, बे इंतहा डेट्स पैदा होते हैं वहाँ पे, मुख्तलिफ वैरायटी के, एक से एक डेट्स। एक भी डेट प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ नहीं है, किसी ओवरसीज वाले ने लगाया था वो बंद हो गया। देयर इज़ नो इंडस्ट्री एट ऑल। पानी मौजूद है, लोग मौजूद हैं, बिजली का करीब मौजूद है, गैस मौजूद है ईरान की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बजाय ये कि सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन कराची में क्यों हो, क्यों ना इंडस्ट्रियलाइजेशन बलूचिस्तान में, क्यों ना इंडस्ट्रियलाइजेशन फाटा में हो, क्यों ना इंडस्ट्रियलाइजेशन केपी में हो, तो ये जो इतने लोग माइग्रेट करते हैं और यहाँ जो इतनी प्रॉब्लम्स वो सब खत्म हो सकते हैं। और उनकी अगर आप थोड़ी सी तो आबादी है पूरे बलूचिस्तान की, और मेजर आबादी का जो बेस है ना वो है तुर्बत, पंजगूर, कुजदार, बाकी कलात में तो आपको पता है आबादी कोई नहीं खास। अगर हम सिर्फ एक तुर्बत में और कुजदार में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस ये बना दें तो ये सारे लोगों को अब्जॉर्ब किया जा सकता है और उनके सारे ग्रीवेंसेस खत्म हो सकती हैं। आई थिंक 15,000 20,000 की जॉब दे दें, कौन टेररिस्ट बनेगा? नहीं, डेफिनेटली यही एक हमारा वे ऑफ एक्शन होना चाहिए। आई थिंक इस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्पेसिफिकली थोड़ा सी कंसिडरेशन की है। हमारे प्रेसिडेंट साहब भी बलोच हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से अगर जब इस पे बात हो रही है तो फिर ये मत सोचा जाए कि वो जो 1000 उधर ही इस्तेमाल कर लिया, क्या ब्यूटीफुल बात आपने को कही। आप देखिए आप जैसे लोग हैं ना ये इस मुल्क को आगे ले जाएंगे और सही कर देंगे इंशाल्लाह। आपकी कंसर्न है यूथ ऑफ बलूचिस्तान, प्रॉब्ली मेरे राडार में उतना नहीं है जितना आपके है। आप भी फील करते हैं कि इफ आई वाज देयर व्हाट वुड बी माय पोजीशन, जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, तो लेट्स क्रिएट जॉब इन दोज एरियाज एंड वहाँ पे रॉ मटेरियल मौजूद है। सिर्फ आप खजूरी को ना अगर आप वैल्यू ऐड करना शुरू करें, पता है खजूर से कितनी चीज़ें बन सकती हैं, उसके आप मुरब्बे बना सकते हैं, उसको आप प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे अल्कोहल बन सकता है, उससे बड़े ज़बरदस्त किस्म के और चीज़ें, दवाइयाँ क्या क्या बन सकती हैं, उसके अलावा और चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। तो आपकी बड़ी अच्छी सोच है कि वाई वी थिंक ऑफ कराची ओनली, कि तरबेला से जो बिजली बन रही वो भी कराची आ जाए और मंगला वाली भी आ जाए, वाई नॉट इंडस्ट्री इन दोज एरियाज। अच्छा खैर वापस आते हैं। अच्छा चले हम तो ये तय हुआ कि गैस जो है अगर ये दोनों टापी और ईरान से हम टापी पे मैं एक चीज़ थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूं कि टापी पे जो रीसेंट डिस्कशन हुए थे, ठीक है, ये एक टैरिफ का चल रहा था, लेकिन जो हमारा ट्रांसमिशन होनी है थ्रू अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान का कंसर्न था कि अफगानिस्तान डिमांड करा था 54 सेंट्स, ठीक है, 54 सेंट, ठीक है, जो ट्रांसमिशन होनी है, और उसके जबकि इंडिया कह रहा था कि विल पे यू 45 सेंट्स, ठीक है। इवेंचुअली जो शायद अभी जो नेगोशिएशन के अंदर चीज़ म्यूचुअली अंडरस्टैंड हुई है वो ये कि 50 सेंट्स के ऊपर पाकिस्तान फ्रेट चार्जेस देगा अफगानिस्तान को, एंड सेम वही चार्जेस इंडिया जो है वो पाकिस्तान को देगा। अच्छा। तो ये एक डेवलपमेंट है जहाँ पर रेट, जहाँ अफगानिस्तान 54 सेंट्स मांग रहा था वहाँ हम 50 पे आ गए और इंडिया भी थोड़ा सी पुशअप हो गया, तो जो कॉस्ट हमें पड़नी थी वो मेजरली ऑफसेट हो जाएगी। जहाँ तक बात है कि टैरिफ की गैस के, जो कि 45% 60 इनिशियली 55% टू द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल था, वो अब 45 हो गया है, लेकिन इसके अंदर ये है कि जो पहले था वो 10 साल के अंदर प्राइस रिवाइज होनी थी, 10 साल का पहला एग्रीमेंट होना था और 10 साल तक वही प्राइस रहनी थी। फिर जाके अब जो नया जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है उसके अंदर ये है कि ये 5 साल के अंदर होगा, रादर देन कि 10 साल के अंदर इसको रिवर्क किया। ये एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन चले
ये 5 साल तक नेगेटिव भी मेरे ख्याल वो से नीचे उस भी तो हो वक्त सकता है नीचे भी हो हो सकता है कि ऑयल प्राइस नीचे आ जाए। Absolutely। हाँ। तो इसके अंदर जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है अच्छी बात हो रही है लेकिन टाइम प्रोग्राम का खत्म हो रहा है। नाज़रीन, हमने रिजल्ट सीजन पे बात की और गैस की एफएफसी के रिजल्ट से बात करते करते हम गैस के पर चले गए और हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या लॉन्ग टर्म मेजर्स ले रही है गैस के सिलसिले में। तो उन्होंने ये हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन कह रही है कि 750 हम अपने ईरान से ले लेंगे एफएफसी जो भी होता है उनका, और 500 जो है वो एलपीजी को कन्वर्ट करके सिस्टम में डाला जाएगा। इस तरह गैस की जो शॉर्टेज है ओवर 3 इयर्स 4 इयर्स पीरियड ख़त्म हो जाएगी। गैस की जो प्राइसेस है उस पर बात हुई कि टापी का जो गैस है वो अब सस्ता हो जाएगा बिकॉज उन्होंने अपनी जो पैरिटी थी वो कम कर दी 55 से 45 टू द इंटरनेशनल क्रूड प्राइस। तो अब हम ईरान से भी फर्दर निगोशिएट करेंगे और उनसे भी कहेंगे कि अपने रेट्स को कम करें। इस तरह से लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जाएंगे, इंशाल्लाह ये मसले हल होंगे और हमारी फर्टिलाइज़र कंपनी को गैस की शॉर्टेज जो अभी सिंध नॉर्दर्न ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया कि जी हम नहीं दे सकते, ये लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं रहेगी, ये ख़त्म हो जाएगी ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, हमें सब्सिडी नहीं देना पड़े फर्टिलाइज़र पे। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इस पर आप फीडबैक देना ना भूलिएगा। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस है business+tv feedback@business+tv.pk। आपके इनपुट के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम को मुरतब देते हैं और आपके इनपुट का हमें इंतजार रहता है। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। This program was brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक।